सबको पता है, पहले काजोल की स्किन इतनी डार्क हुआ करती थी और अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वह एकदम से कई शेड्स लाइट हो गई हैं। और सिर्फ काजोल ही क्यों, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बसु, इन सब की स्किन भी पिछले कुछ सालों में कई शेड्स व्हाइट हो गई है। आपको भी ये पता है कि सेलिब्रिटीज लगभग रातों रात गोरे हो जाते हैं। तो सवाल अब यही रहता है कि आखिर ये सेलिब्रिटीज ऐसा क्या अलग करते हैं कि वो रातों रात गोरे हो जाते हैं। लेकिन वही चीज जब कोई आम इंसान करता है तो उनमें खतरनाक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन सेलिब्रिटीज के पास तो शोहरत, पैसा, सब कुछ है, फिर इन्हें स्किन को गोरा कराने का इतना जुनून क्यों है? क्या वैज्ञानिक रूप से गोरी त्वचा ज्यादा आकर्षक होती है? आपको भी ये पता है, हम सभी होमोसेपियंस मूल रूप से अफ्रीका में विकसित हुए थे, वहीं से माइग्रेट करके हम पूरी पृथ्वी पर फैले। तो आज अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? और अगर भारत की बात करें तो यहां हम भारतीय ही रहते हैं, तो फिर कुछ एकदम गोरे और कुछ एकदम डार्क क्यों होते हैं? इतना बड़ा अंतर कैसे? देश की बात तो छोड़िए, एक राज्य के अंदर ही हम देख सकते हैं कि कुछ लोग धूप में जल्दी टैन हो जाते हैं, मगर कुछ बिल्कुल भी धूप में टैन नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? खैर, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें स्किन कलर की बेसिक जानकारी को समझना पड़ेगा कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर क्यों होता है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। यहां आप साफ देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के पास रहने वाले लोगों की स्किन सबसे डार्केस्ट शेड की होती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं स्किन का रंग गोरा होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन में एक प्रकार के खास सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, और ये सेल्स दो प्रकार के रंगत द्रव्य बनाते हैं। यूमेलानिन, जो कि डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर का होता है और स्किन को डार्क कलर देता है, और फियोमेलानिन, जो कि येलो से रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और स्किन को हल्का रंग देता है। हमारे शरीर में आमतौर पर यूमेलानिन और फियोमेलानिन दोनों होते हैं, और इन दोनों का अनुपात हमारी स्किन के रंग को निर्धारित करता है। यानी कि अगर किसी की स्किन डार्क है तो इसका मतलब है उनके शरीर में यूमेलानिन की मात्रा अधिक है, और अगर कोई गोरा है तो उनमें फियोमेलानिन की मात्रा ज्यादा है। अब सवाल होता है कि दो तरह के मेलानिन पिगमेंट्स की जरूरत ही क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मेलानिन ये पिगमेंट आखिर इंसानों में विकसित क्यों हुआ, और आज हमें इसके इतने विविध रूप क्यों देखने मिलते हैं? आज से करीब 1.2 मिलियन सालों पहले अफ्रीका घने जंगलों से खुले ग्रासलैंड्स में परिवर्तित हुआ। इसके कारण जंगल खत्म हो गए और पूरा मैदानी विस्तार में अफ्रीका परिवर्तित हो गया। हमारे पूर्वजों को अब शिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ने लगी, तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। अफ्रीका जैसे इक्वेटोरियल जगह में फर के साथ दौड़ना मतलब ऐसा था मानो मोटा स्वेटर पहनकर हम राजस्थान की गर्मी में दौड़ रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों का फर खत्म हो गया और उसकी जगह त्वचा के रंग का इवोल्यूशन हुआ, जिसमें यू मेलानिन का विकास हुआ। इसका गहरा रंग सूरज की हानिकारक यूवी किरणों को काफी स्ट्रांगली ब्लॉक कर सकता था। ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करने लगा, जो यूवी किरणों को बिखेर कर रिफ्लेक्ट कर देता, ताकि वो त्वचा की गहरी लेयर्स तक प्रवेश न करे और डीएनए को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी बीमारियां न पैदा कर पाए। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेक्निकली यूमेलानिन उस समय की पहली होमोसैपियंस की प्रजाति थी। वो सभी गहरे रंग की थी, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद आज से करीब 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज शिकार की तलाश में पहली बार अफ्रीका से बाहर घूमने लगे और ऊपर मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब ऐसे में जाहिर है इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाने की वजह से गहरे रंग की त्वचा की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि नए क्षेत्रों में तो यू मेलानिन उल्टा यूवी किरणों को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा था, जिस वजह से अलग अलग समस्याएं खड़ी हो रही थी। वहां यूवी लाइट नहीं थी और इसलिए विटामिन डी का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इसी कारण हल्के रंग की त्वचा का विकास हुआ, जिसे फियोमेलानिन कहा गया। इसके पीले से लाल भूरे रंग के कारण यह कमजोर फिजिकल बैरियर का काम करता था, जिससे कम से कम उतनी यूवी लाइट तो मिल ही पाती थी जितनी विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी थी। एक अमेरिकी त्वचा विशेषज्ञ थॉमस फिट्जपैट्रिक ने एक स्केल विकसित किया। इस स्केल के हिसाब से त्वचा के 6 प्रकार होते हैं। टाइप 1 त्वचा वह है जिसे हम बिल्कुल पीली सफेद कहते हैं, एकदम गोरी, जो कभी भी टैन नहीं होती। टाइप 2 त्वचा अभी सफेद होती है, लेकिन टाइप 1 से गहरी होती है, यह हल्का सा टैन होती है। टाइप 3 त्वचा सुनहरे शहद या पीले रंग की होती है, जो समान रूप से टैन होती है और कभी कभी ही जलती है। टाइप 4 त्वचा मध्यम भूरे या जैतूनी रंग ऑलिव की होती है, जो धीरे धीरे टैन होती है और शायद ही कभी जलती है। टाइप 5 त्वचा भूरे रंग की होती है, जो तुरंत टैन हो जाती है और कभी भी जलती नहीं है। टाइप 6 त्वचा सबसे गहरे भूरे से लेकर काले रंग तक होती है, जो हमेशा टैन होती है लेकिन कभी जलती नहीं है। टाइप 1 से टाइप 6 तक जाते जाते यू मेलानिन का अनुपात बढ़ता जाता है और फीमेलानिन धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी कारण से लोगों में अलग अलग तरह के स्किन रंग देखने को मिलते हैं। जिनमें कुछ मेलानिन ज्यादा है वो गोरे होते हैं और उनकी स्किन भी धूप में तुरंत जल जाती है, ना कि तन होती है। इसलिए आपको ऐसी स्किन में आमतौर पर जलने के धब्बे या फ्रीकल्स दिखेंगे। जिनमें यूमेलानिन ज्यादा होता है वो गहरे होते हैं और बहुत जल्दी तन हो जाते हैं। लेकिन मुख्य बात यहां यह है कि कोई भी अपने मूल विवरण में समझता है कि ये मेलानिन बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, मेलानिन 2 किस्म के होते हैं, गहरे यूमेलानिन और हल्के फियोमेलानिन। इन्हें मेलानोसाइट्स नाम के विशेष कोशिकाएं अपने अंदर बनाते हैं। मेलानोसाइट्स अपने बनाए हुए मेलानोजोम्स नाम के पैकेट्स में भरकर बाकी कोशिकाओं को पास करते हैं, ताकि पूरी स्किन समान रूप से रंगीनी हो सके। अगर स्किन को सफेद करना है तो यूमेलानिन के उत्पादन को ही तोड़ना होगा। इसके लिए 3 स्तरों पर कार्रवाई की जा सकती है। पहला, किसी तरह से यूमेलानिन के उत्पादन को ही रोक दो।
या फिर फियोमेलानिन के उत्पादन को बढ़ा दो। दूसरा, मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन पैदा करने वाली कोशिकाओं को ही मार दो। तीसरा, मेलानोजोम्स यानी कि मेलानिन रंग के पैकेट्स को ही नष्ट कर दो। अब इनमें से पहले स्तर पर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो आप परिणामों की तुलना में दीर्घकालिक होते हैं। इसलिए पहले स्तर पर मेलानिन के उत्पादन की प्रक्रिया को ही संशोधित करना है। इसके लिए इस चार्ट को देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूमेलानिन और फियोमेलानिन ये दोनों ही रंग एक श्रृंखला के प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। गहरे मेलानिन के बनने में एक टायरोसिनेज नाम के एंजाइम का बहुत उपयोग होता है। अब समझते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं। विभिन्न कॉस्मेटिक इंजेक्शनों और उपचारों के जरिए वो सबसे पहले इन दो प्रक्रियाओं को कृत्रिम रूप से छेड़ते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्किन व्हाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथियोन, जो कि सेलिब्रिटी सर्कल और कॉस्मेटिक उद्योग में भारी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके गोलियां और इंजेक्शन दोनों मिलते हैं तभी सक्रिय होता है जब हमारा शरीर इसे मुक्त कणों और तांबे के आयन प्रदान करे। तो ग्लूटाथियोन यहां पर क्या करता है, वो मुक्त कणों को पकड़ता है, जिससे यूमेलानिन का उत्पादन तेजी से गिर जाता है। इसके अलावा ग्लूटाथियोन के साथ आमतौर पर हाइड्रोक्विनोन और विटामिन ई जैसे अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी दिए जाते हैं, ताकि ग्लूटाथियोन और भी अधिक प्रभावी हो जाए। और इस संयोजन उपचार से टायरोसिनेज गतिविधि और भी अधिक दब जाती है। अब यह तो था ग्लूटाथियोन का सिर्फ एक क्रियाविधि। ग्लूटाथियोन मूल रूप से 3 एमिनो एसिड ग्लूटामिक, ग्लाइसिन और सिस्टीन के संयोजन से बना होता है। इसलिए सिस्टीन का समृद्ध स्रोत होने के नाते यह फियोमेलानिन यानी कि हल्के मेलानिन के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, यानी कि हल्के रंग के उत्पादन को बढ़ाकर स्किन को एक बहुत हल्का टोन दे देता है। अब तक आपने जाना कि कैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए टायरोसिनेज को रोका जा सकता है। अब इसके अलावा 2 और तरीके हैं जिससे टायरोसिनेज एंजाइम को रोका जा सकता है, जो कि ये स्किन व्हाइट कराने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल आता है कि लंबे समय के प्रभाव आखिर कैसे मिलेंगे। खैर, उसके लिए कई सेलिब्रिटीज इन प्रक्रियाओं के साथ दूसरे थोड़े अर्धस्थायी प्रक्रियाओं के लिए भी अप करते हैं, जो कि मैं कभी भी किसी को सलाह नहीं दूंगा, जिसमें मेलानोसाइट्स और मेलानोजोम्स को सीधे नष्ट कर दिया जाता है। कुछ रसायन हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, जो कि सबसे सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले स्किन ब्लीच जाने वाले ब्लीचिंग एजेंट है, और एजेलाइक एसिड। ये मेलानिन बनाने वाले मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं को ही मार देते हैं। इन रसायनों को भी स्किन व्हाइटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये सीधे मेलानिन बनाने वाली फैक्ट्री को ही नष्ट कर देते हैं, और क्योंकि ये शरीर की ही कोशिकाओं को नष्ट कर रहे हैं, जिसमें मेलानिन के रंगों के पैकेट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर ये छोटे कण या तो हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, या फिर कुछ दिनों में मृत स्किन कोशिकाओं के साथ स्वाभाविक रूप से जड़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कई सारे रासायनिक और भौतिक स्किन व्हाइटनिंग एजेंट हैं, जिनकी मदद से सेलिब्रिटीज अपने स्किन का रंग सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि कई शेड सफेद कर लेते हैं, वो भी एक कम समय में। तो अब आता है मुख्य सवाल, क्या ऐसे स्किन व्हाइटनिंग उपचार एक आम इंसान को भी लेना चाहिए? खैर, देखो, इनमें से पहली चीज है इनका अत्यधिक मूल्य। तो जो 2 सबसे प्रभावी और अपेक्षाकृत सुरक्षित उपचार हैं, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन और लेजर उपचार। इसमें लेजर व्हाइटनिंग उपचार के एक सत्र की लागत 4,000 से 40,000 रुपए तक जाती है, और परिणामों के लिए कम से कम 6 सत्र लगते हैं, यानी कि 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और इसके बाद भी जो समय समय पर आपको फॉलोअप सत्र करने पड़ेंगे, उनके लिए भी अलग शुल्क लगते हैं। और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन 900 मिलीग्राम का होता है, जो कि हर सप्ताह लेना होता है। इस इंजेक्शन को भी एक ही बार में नहीं, बल्कि 2 से 3 इंजेक्शनों में बांट कर लेना होता है, और ऐसा कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक जारी रखना पड़ेगा, ताकि सफेद रंग के प्रभाव दिखाई दें। अब ग्लूटाथियोन के एक एकल इंजेक्शन की कीमत होती है करीब 40,000 रुपये। तो अगर 3 हफ्तों के उपचार की लागत देखें तो लागत सीधे 3,60,000 रुपये तक पहुंच जाती है। गोलियां लेकर भी आराम से लागत 30,000 से 60,000 रुपये तक चली जाएगी, और इंजेक्शन के जैसे ही परिणाम मिलेंगे वो भी सुनिश्चित नहीं है। ऊपर से, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह उपचार पूरी तरह से स्थायी नहीं है, अंतराल पर दोहराते रहना पड़ेगा। खैर, कीमत के अलावा दूसरा प्रमुख कारक जो आपको गंभीर खतरा रहता है, और कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि स्किन हद से ज्यादा हल्की हो गई है, यहां तक कि ल्यूकोडर्मा भी हो गया है। फिर रही बात हाइड्रोक्विनोन की, जो कि स्किन ग्लिट्स में और ग्लूटाथियोन इंजेक्शनों में भी उपयोग किया जाता है। मुख्य समस्या यह है कि ये मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होते हैं, इसलिए ये रासायनिक एक संभावित कैंसरजन होते हैं, जो फिर से FDA द्वारा प्रतिबंधित है, यानी कि इसके उपयोग से भी सबसे खराब मामलों में कैंसर भी हो सकता है। ये लगभग बॉर्डरलाइन जहर है। अगर बात करें मर्करी सॉल्ट्स और कोजिक एसिड की, तो यार, मर्करी सॉल्ट ये लगभग बॉर्डरलाइन जहर है। और आखिर में बात रही कोजिक एसिड की, तो इसके साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी कि स्किन में ऐसे ब्लिस्टर का बनना। प्लस भूलो मत, इंडिया में फेक कॉस्मेटिक ड्रग्स का भी एक पूरा नेक्सस चलता है। यहां करोड़ों रुपयों के इलीगल स्किन व्हाइटनिंग ड्रग्स मैन्युफैक्चर और स्मगल किए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि आपको ऐसे कितने ही सारे केस मिल जाएंगे कि लोग स्किन व्हाइटनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा उनकी स्किन परमानेंटली खराब हो जाती है।
और वर्स्ट केसेस में तो जैसे हमने देखा, ओवरडोजेस या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर और डेथ भी हो सकती है। और ये सब रिस्क किस लिए है? लिटरली एक साइंटिफिक क्लेम या एविडेंस नहीं है कि लाइटर स्किन टोन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जिसने भी हम पर राज किया, उनका स्किन टोन हमेशा हमसे फेयर था, और इसलिए हमने लाइटर स्किन टोन को पावर, रॉयल्टी और हाई क्लास से जोड़ दिया। लेकिन चिंता मत करो, यह मान्यता हर संस्कृति में पाई जाती है। अलग अलग देशों में सुंदरता की अलग अलग मान्यताएं हैं, जो उनकी संस्कृति में सुंदरता का प्रतीक मानी जाती हैं, भले ही वह दुनिया को अजीब क्यों न लगे। जैसे कि म्यांमार में कायान जनजाति के लोगों में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को सुंदर माना जाता है, इसलिए वो अपने गले में ऐसे ब्रास के रिंग्स पहनते हैं, सिर्फ ताकि उनकी गर्दन लंबी हो सके। फिर मॉरिशस में औरतों का ओवरवेट होना अट्रैक्टिव माना जाता है। वहां माता पिता अपनी बेटियों को जबरदस्ती एक दिन में 6000 कैलोरी खिलाते हैं ताकि उनका वजन बढ़ सके। 6000 कैलोरी, जबकि एक साधारण इंसान केवल 2000 कैलोरी खाता है। अब एक और विरोधाभास देखो, एक तरफ जहां भारतीय गोरा होना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्वेत अमेरिकियों को काला होना है। वहां तो टैनिंग की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, जहां लोग पैसे देकर टैन करवाते हैं। 2022 के वैश्विक सर्वेक्षण में पता चला कि हर 10 में से 8 यूरोपीय लोग गहरे रंग की त्वचा को गोरी त्वचा से ज्यादा आकर्षक मानते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी सोच अब तक यहां है। आजादी के 70 साल बाद भी हम खतरनाक रसायन लगाकर किसी भी हाल में गोरे होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हमारी तरह गहरे या कारमेल रंग के होना चाहते हैं। यह पूरी असुरक्षा केवल और केवल हमारे दिमाग में है। आज भारत आजाद तो है, लेकिन मानसिक रूप से हम अब भी अंग्रेजों की सोच के गुलाम हैं। जब तक हम अपने रंग को अपनी असुरक्षा या हीनता समझते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से बंधे रहेंगे।